नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th लिटरेचर हिंदी निकुंज पाठमाला का पाठ 2 चैप्टर 2 100 झीलें। ये 100 झीलें पाठ एक लोक कथा है। वेनपेंग नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ खेतों में काम करती थी और वह मछलियां पकड़ता था। एक दिन उसके जाल में एक सुंदर सुनहरी मछली फंस जाती है। मछली ने उससे अपने ऊपर दया करके उसको फिर से पानी में छोड़ देने के लिए कहा और इसके बदले में उसे एक मूल्यवान मोती दिया। तो उस मूल्यवान मोती के मिलने के बाद उसके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आता है, यही इस पूरी लोक कथा में बताया गया है। अब लोक कथा होता क्या है? लोक कथा का मतलब होता है फोक टेल्स। प्रत्येक देश में कुछ लोक कथाएं प्रचलित होती हैं, जिनका संबंध वहां के जनजीवन से होता है। जनजीवन मतलब वहां पे रहने वाले लोगों से संबंधित होता है। लोक कथा की कई बातें आमतौर पर कल्पना मानी जाती है। लोक कथाओं को ट्रू स्टोरीज नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि ये इमेजिनरी है, फिक्शन स्टोरीज हैं। लोक संस्कृति से जुड़ाव की लोक कथाओं की मुख्य विशेषता मानी जाती है। लोक कथाएं जो है, इनकी क्वालिटी यही है कि ये वहां की संस्कृति से जुड़ी होती हैं। संस्कृति मतलब वहां के कल्चर से जुड़ी होती हैं। जब भी हम कोई लोक कथा सुनते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उस जगह का कल्चर कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी भाषा कैसी है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, ये आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, ये लोक कथा आपको क्यों दी हुई है चैप्टर के लिए? इसलिए दी है क्योंकि इससे आपको दया, परोपकार, मातृभूमि के प्रति समर्पण, माता पुत्र का प्रेम जैसे जीवन मूल्यों की सीख देना चाहते हैं। इस कविता, ये जो लोक कथा है, इस लोक कथा से आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हमें दयालु होना चाहिए, मतलब काइंड होना चाहिए। परोपकार मतलब दूसरों की हेल्प करना चाहिए। अपनी मातृभूमि, अपनी कंट्री के लिए हमें जो भी हम लोगों से संभव हो, जो भी हम कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। माँ और बेटे का, माता पुत्र का प्रेम, एक माँ और बेटे का रिश्ता कैसा होता है, उनका रिलेशनशिप कैसा होता है, यही सारी बातों को इस लोक कथा में लिया हुआ है। यह लोक कथा सिखाती है कि अच्छाई और परोपकार का फल सदा अच्छा ही होता है। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। व्याख्या। चीन में मीन नदी के आसपास अनेक छोटी छोटी झीलें हैं। झीलें मतलब लेक। इन झीलों की संख्या इतनी अधिक है कि लोग इस इलाके को 100 झीलों का प्रदेश नाम से पुकारते हैं। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व यहाँ एक भी झील न थी। केवल मीन नदी कल कल स्वर में बहती रहती थी। तो फिर ये अनगिनत झीलें वहां कैसे बन गई? यह प्रश्न सबकी जुबान पर होता है। इस सिलसिले में इस प्रदेश में एक प्राचीन लोक कथा प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। चीन में क्या बता रहे हैं आपको ये बता रहे हैं कि ये घटना कहाँ की है? ये घटना चीन में जो मीन नदी है उसके आसपास की है। ऐसा माना जाता है, वहां के जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, वो ये मानते हैं कि वहां पर पहले जो है इतनी सारी झीलें, मतलब इतनी सारी लेक्स नहीं थी। पहले वहां पर सिर्फ मीन नदी ही थी, किंतु कुछ समय के बाद वहां पर बहुत सारी झीलें बन गई, लेक बन गई। तो इसीलिए उसे 100 झीलों का प्रदेश नाम से पुकारने लगे। अब देखिए वहां पे क्यों उसका नाम 100 झीलें पड़ा, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित एक बहुत प्राचीन लोक कथा, प्राचीन मतलब बहुत पुरानी, लोक कथा, फोक टेल्स, एक
जो बहुत पुरानी लोक कथा प्रसिद्ध है। क्या है वो लोक कथा? वेनपेंग नाम का एक छोटा सा लड़का था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए घर चलाने के लिए उसकी माँ दिन रात चावल के खेतों में जी तोड़ मेहनत करती थी। एक लड़का था जिसका नाम था वेनपेंग। वो वहां पर अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। देहांत मतलब उसके पिता की डेथ हो चुकी थी। इसलिए जो घर चलाने के लिए वो क्या करते थे? घर चलाने के लिए, क्योंकि उसके कोई इनकम नहीं थी, तो इनकम के लिए वो क्या करते थे? उनकी जो माँ है वो दिन रात चावल के खेतों में काम करती थी। इस दौरान वेनपेंग मछली पकड़ने जाया करता था। जब उसकी माँ चावल के खेतों में काम करती थी, तब जो वेनपेंग होता था वो मछली पकड़ने जाता था उस नदी पर। अक्सर वह मछली पकड़कर घर लाता और उसकी माँ उसे पकाती थी। किसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। उनके दिन ऐसे ही बीत रहे थे क्योंकि उसके पिता की डेथ हो चुकी थी। तो उसकी माँ जो है चावल के खेतों में काम करती थी और वेनपेंग नदी के किनारे, जो रिवर है वहां पर नदी के किनारे मछलियां पकड़ने जाता था, फिशिंग करने जाता था। वो मछलियां पकड़ पकड़ कर घर लाता था और उसकी माँ उन मछलियों को पकाती थी। इस अपना जीवन काट रहे थे। एक दिन सवेरे वेनपेंग नदी पर मछली पकड़ने के लिए गया, पर सारा दिन इंतजार करने के बाद भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। सूर्यास्त होने ही वाला था, इसलिए वह जाल समेटकर घर जाने की तैयारी करने लगा। पर अचानक उसका कांटा खिंचने सा लगा। उसे लगा कि कांटे में जरूर कोई मछली फंसी है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने लगा। इधर मछली भी बचने के लिए जोर लगा रही थी। आखिर वेनपेंग मछली को पानी से बाहर निकालने में सफल हो गया। क्या हुआ? एक दिन सुबह जब वेनपेंग नदी पे गया तो वहां पर मछली पकड़ने के लिए वो सारा दिन मेहनत करता रहा, लेकिन उसके हाथ कोई मछली नहीं लगी। अब सूर्यास्त होने वाला था। सूर्यास्त मतलब सनसेट का टाइम हो गया था, इवनिंग हो गई थी। तो इसलिए उसने सोचा कि अब ऐसे करता हूँ, मैं अपना पूरा जाल जो है समेट लेता हूँ। जो नेट है, फिशिंग नेट थी उसकी, वो पूरा समेट लेता हूँ। जैसे ही वो उसको समेटने लगा और घर जाने की तैयारी करने लगा, अचानक से उसका जो कांटा था खींचने सा लगा। जो फिशिंग रॉड थी उसकी, उस पे वो खींचने लगा, थोड़ा नीचे से पुल होने लगा। तो क्या हुआ? तो उसे लगा कि शायद कांटे में कोई मछली फंसी है। वो पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगा। उधर जो मछली उसके कांटे में फंसी थी, उसकी फिशिंग रॉड में जो अटक गई थी, वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी उससे बचने के लिए। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? वेनपेंग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे ऊपर खींच लिया। मछली देखकर तो वह हैरान रह गया, क्योंकि आज तक उसने ऐसी सुंदर चमकीली सुनहरी मछली नहीं देखी थी। अचानक उसके कानों में मछली की भाषा सुनाई पड़ी। वह सुनहरी मछली मनुष्यों की भाषा कह रही थी, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे न खाएं। मुझे जल्दी से पानी में डाल दें, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जैसे ही उसने वो मछली ऊपर खींची वेनपेंग ने, वो मछली एकदम सुंदर सुनहरी, सुनहरी मतलब गोल्डन, वो एक गोल्डन फिश थी, बहुत ज्यादा चमकीली, बहुत शाइन कर रही थी। लेकिन जो वेनपेंग था उसको तब आश्चर्य हुआ, वह तब सरप्राइज हो गया जब वह मछली इंसानों की भाषा बोल रही थी। वह हमारी तरह बोल रही थी। उसने जैसे ही उसको ऊपर लिया वेनपेंग ने मछली को, मछली ने कहा, प्लीज प्लीज मुझ पे दया करो और मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, मुझे पानी में डाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वेनपेंग जानता था कि मछली को पानी में डाल देने से उसे
भूखे पेट सोना पड़ेगा। लेकिन उसे सुनहरी मछली पर बरबस दया आ रही थी। उसने मछली के मुंह से कांटा निकाला और उसे वापस पानी में डाल दिया। सुनहरी मछली बहुत खुश हुई और पानी की सतह पर उछल उछल कर नाचने लगी। अब जो वैनपेंग था वो ये जानता था कि अगर वो पानी को मछली को पानी में डाल देगा तो उसे भूखे पेट सोना पड़ेगा क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिलेगा उसे। लेकिन उसे बरबस बरबस मतलब ऐसे ही उसे अचानक उस पर दया आ गई। उसे दया आई। उसके मन में उसने सोचा कि ठीक है, मैं इसे क्यों मारूं, ये इतना मुझसे वो रिक्वेस्ट कर रही है तो मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। तो उसने मछली के मुंह से अपना कांटा निकाला और उसे पानी में छोड़ दिया। अब जैसे ही उसने मछली को पानी में छोड़ा, मछली बहुत खुश हो गई और पानी की सतह पर उछल उछल कर नाचने लगी, मतलब वो डांस करने लगी, इतनी खुश हो गई। फिर उसने वैनपेंग से कहा, तुम्हारी इस दया का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। नदी के मुहाने के पास तट पर सरों का एक वृक्ष है। वो मछली फिर से उससे बोलने लगी। क्या बोलने लगी? कि तुमने जो मेरी हेल्प की है, तुमने अपनी इतनी काइंडनेस दिखाई है और मुझे पानी में छोड़ दिया, तो मैं तुम्हें जरूर कुछ न कुछ इनाम दूंगी। अब क्या दिया उसने? उसने वैनपेंग को कहा कि नदी के मुहाने, मुहाने का मतलब होता है तट, किनारा, मतलब जहां से नदी शुरू होती है उसे कहते हैं मुहाना। नदी के मुहाने के पास तट पर, मतलब रिवर साइड पे जहां से ये नदी स्टार्ट होती है, वहां रिवर साइड पर एक सरों का वृक्ष है। वृक्ष का मतलब होता है ट्री, पेड़, और सरो जो है एवरग्रीन ट्री होता है। तो उसने कहा कि जहां से नदी स्टार्ट हो रही है वहां रिवर साइड पर एक एवरग्रीन ट्री है, तो वहां पर उसकी उसी तट पर जो सरों का वृक्ष है उसकी जड़ों के पास खोदना, तो तुम्हें एक मूल्यवान मोती मिलेगा। जब तक यह मोती तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस न होगी। लेकिन यह बात किसी से न कहना। इतना कहकर सुनहरी मछली ने नदी में छलांग लगाई और दूर चली गई। अब जैसे ही उसने वैनपेंग ने नदी में छोड़ दिया मछली को, तो नदी बहुत जो मछली थी वो बहुत खुश हुई और उसने उसे इनाम देना चाहा। उसने कहा कि जहां से ये नदी शुरू होती है इसके किनारे पर एक एवरग्रीन ट्री है, तुम वहां उसकी जो रूट्स है, जड़ मतलब रूट्स, खोदना, डिग करना। तो उसने कहा कि वहां उसकी रूट्स के पास में तुम खोदना, वहां तुम्हें एक मूल्यवान, मूल्यवान मतलब प्रीशियस, बहुत कीमती, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, एक बहुत प्रीशियस मोती मिलेगा। मोती का मतलब होता है पर्ल। तो वहां तुम्हें एक प्रीशियस मोती मिलेगा। जब तक यह मोती तुम्हारे पास रहेगा, उसने कहा कि जब तक ये जो मोती है, ये जो पर्ल है, तुम अपने पास रखोगे, तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोती तुम्हें सारी चीजें अपने आप दे देगा। लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, ये बात तुम हमेशा अपने तक रखना। और इतना बोलने के बाद जो वो मछली थी वो दोबारा से नदी में छलांग लगाकर और दूर चली गई। वैनपेंग को तो सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। उसे मछली की बात का तिल भर भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी उसने सरों का पेड़ ढूंढ निकालने और उसकी जड़ से मोती निकालने का मन बना लिया। अब जो वैनपेंग था उसे जो है ऐसा लग रहा था सब कुछ सपना चल रहा है। सपना मतलब उसे लग रहा था सब कुछ एक ड्रीम है, ये ट्रू नहीं हो सकता कि कोई गोल्डन मछली आती है, वो बात भी करती है, फिर मैं जब उसे छोड़ देता हूँ तो वो मुझे एक पर्ल या एक मोती के बारे में बताती है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये ट्रू नहीं है, मैं सपना देख रहा हूँ। उसे तिल भर भी विश्वास नहीं था। तिल मतलब, तिल बोलते हैं हम सेसमे सीड्स को। अगर किसी ने देखा हो तो सेसमे सीड कितना छोटा सा होता है, उसे
जो वैनपेंग है उसको मछली पर इतना छोटा सा भी वो बिलीव उस पर नहीं कर रहा था। विश्वास मतलब बिलीव करना, वो उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। फिर भी उसने सरों का पेड़ ढूंढ निकाला। फिर भी जो वो एवरग्रीन ट्री जो उसने बताया था कि रिवर साइड पर, नदी के मुहाने पर वो पेड़ है, तो उसने वो पेड़ ढूंढा, उसकी जड़ों में खोदा, तो वहां उसे मोती निकालने का उसने सोचा। वास्तव में मछली की बात सच साबित हुई। वैनपेंग को सरों का पेड़ भी मिला और उसकी जड़ों में छुपा नायाब मोती भी मिला। वह खुशी से झूम उठा। उसने उस अद्भुत सुंदर मोती को अपनी जेब में रख लिया। फिर वह घर की ओर चल पड़ा। उसे विश्वास नहीं था कि वो जो मछली बोल रही है वो सही होगा, लेकिन फिर भी वो गया, उसने वो एवरग्रीन ट्री ढूंढा और ढूंढने के बाद जब उसने देखा तो उसे वो मोती मिला। वो सच में नायाब का मतलब होता है बहुत कीमती, जो बहुत ही अलग हो, बहुत ही प्रीशियस हो, सबसे अलग। ओके, उसे कहते हैं नायाब, इनक्रेडिबल। तो उसे वो मोती मिला, उसे देखकर वो खुशी से झूम उठा, वो बहुत खुश हुआ और उसको अपनी जेब में रखकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बच्चों, जिस दिन से वो मछली का दिया हुआ मोती वैनपेंग को मिला, उस दिन से ही वैनपेंग के जीवन में भारी परिवर्तन आया। परिवर्तन मतलब चेंज। उस दिन से बहुत चेंज हो गया था वैनपेंग की लाइफ। अब उसे दोनों वक्त भरपेट भोजन मिल जाता था। उसकी माँ की मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में इतनी पैदावार होती थी कि घर में से अनाज बेचना पड़ता था। उसके बगीचे की सब्जियों का स्वाद भी सबसे अच्छा होता था। अनाज, फल, सब्जियों और अंडों को बेचने पर काफी पैसा आ जाता था। इस प्रकार उसकी गरीबी दूर हो गई और माँ बेटा दोनों सुख चैन से रहने लगे। पर सब दिन एक समान नहीं होते। क्या हुआ? जैसे ही उसको वो मोती मिला, उस दिन से उसकी पूरी लाइफ जो थी वैनपेंग की, वो चेंज हो गई थी। दोनों वक्त भरपेट भोजन मिलता। वक्त मतलब दोनों टाइम, लंच डिनर उसे अच्छे से खाने को मिलता। उसकी माँ की मेहनत रंग लाई। उसकी माँ जो इतनी दिन रात मेहनत करती थी, वो मेहनत उनकी सफल हुई। उनके खेतों में पैदावार मतलब जो भी क्रॉप्स वो लगाते थे वो बहुत अच्छी होने लगी। उनके घर में से अनाज, उन्हें जो ग्रेन्स है वो उन्हें बेचना पड़ता था। वो लोगों ने सेल सेल करना शुरू कर दिया उसको। उनके यहाँ पे उन्होंने वेजिटेबल्स लगाई, सब्जियां मतलब वेजिटेबल्स लगाई। अनाज, फल, सब्जियां, जो ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, वो सब उन्हें बेचकर और बहुत सारा पैसा उन्होंने कमा लिया। इस प्रकार जो उनकी गरीबी थी, वो लोग जो पहले गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो गरीबी उनकी दूर हो गई और दोनों माँ बेटा जो थे हमेशा सुख चैन से रहने लगे, मतलब बहुत आराम से रहने लगे। पर सब दिन एक जैसे नहीं होते। वैनपेंग के रिश्तेदारों और पड़ोसियों के मन में ईर्ष्या की भावना पनपने लगी। वे सब इस रहस्य को जानना चाहते थे कि इतने कम समय में एक गरीब विधवा और उसका बेटा कैसे धनी बन गए। सारे देश में वैनपेंग और उनकी मां के सुख सौभाग्य की चर्चा होने लगी। सभी को ऐसा लगता था कि इसके पीछे कोई जादुई चमत्कार है। लोगों की कानाफूसी जल्दी ही वहां के जमींदार के कानों तक पहुंची। जब वैनपेंग और उसकी माँ के पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो रिश्तेदार मतलब जो रिलेटिव्स थे और पड़ोसी जो उनके नेबर्स थे, उनके मन में ईर्ष्या की भावना पनपने लगी। ईर्ष्या मतलब जेलेसी। उन लोगों को जेलेसी होने लगी। वे सब इस रहस्य को जानना चाहते थे। वो सब ये सीक्रेट जो है, रहस्य मतलब सीक्रेट, वो ये सीक्रेट जानना चाहते थे कि इतने कम टाइम में एक गरीब विधवा, विधवा मतलब विडो, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसे कहते हैं विधवा। तो एक गरीब विधवा
और उसका बेटा कैसे धनी बन गए। धनी बन गए मतलब कैसे उनके पास इतना पैसा आ गया, वो कैसे इतनी जल्दी रिच हो गए। सारे देश में वेनपेंग और उसकी माँ के सुख सौभाग्य की चर्चा होने लगी। उसका जो ये गुड लक था, उस लक की उनकी चर्चा होने लगी कि कैसे इतनी जल्दी उन लोगों के पास इतना पैसा आ गया। सभी लोगों को लग रहा था कि इसके पीछे कोई जादुई चमत्कार है। सबको लग रहा था कि कुछ मैजिकल या कुछ मिरेकल ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनके पास इतना पैसा आ गया है। लोगों की कानाफूसी जल्दी ही वहां के जमींदार के कानों तक पहुंची। कानाफूसी मतलब एक दूसरे से चुगली करना या एक दूसरे से बातें करना, उसको बोलते हैं कानाफूसी। जमींदार जो वहां का लैंडलॉर्ड था उस तक पहुंच गई। जमींदार बहुत लालची था, साथ ही क्रूर भी। उसने इस रहस्य को जानने के लिए अपने कुछ बदमाशों को वहां भेजा। रात अंधेरी थी। उस छोटी सी झोपड़ी में माँ बेटा बातें कर रहे थे। अचानक खुली तलवार हाथ में लिए कुछ बदमाश वहां टपक पड़े। वे उन दोनों से उस रहस्य के बारे में पूछने लगे जिसके कारण वे अब इतना निश्चिंत जीवन बिता रहे थे। बेचारी माँ तो उस मोती के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह तो अपने सुख सौभाग्य को ईश्वर की परम कृपा मानकर संतुष्ट थी। बेटे ने उसे कुछ बताया भी न था। उसने जादुई बात से सरासर इनकार किया। बेटे ने भी अनजान बने रहने में ही अपनी भलाई समझी। इधर बदमाशों ने अब उन्हें धमकाना शुरू किया कि वे अगर उस रहस्य को नहीं बताएंगे तो उन्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। खुली तलवार दिखा दिखा कर वे उन्हें डराते धमकाते रहे। आखिर जब वे उन माँ बेटे से कुछ नहीं कहलवा पाए तो घर के सारे सामान की तलाशी लेने लगी। वो जो जमींदार था, वो जो लैंडलॉर्ड था, वो बहुत ही ग्रीडी था, लालची था और क्रूअल भी था। क्रूर मतलब क्रूअल, लालची, ग्रीडी। वो बहुत ही लालची और क्रूर था। उसने सोचा कि अब ये सीक्रेट तो जानना ही पड़ेगा, तो उसने क्या किया, कुछ बदमाशों को वहां पर भेज दिया, कुछ गूंस उन्होंने वहां पर भेजे। अंधेरी रात में मतलब रात के समय पे उनकी छोटी सी झोपड़ी में जब वो माँ बेटे आपस में बातें कर रहे थे तो वहां पर तलवार मतलब स्वॉर्ड लेकर वो लोग पहुंच गए। जब वे बदमाश वहां पहुंचे तो उन लोगों को डराने लगे और उनसे पूछने लगे कि यहाँ क्या हुआ है, तुम हमें बताओ कि ऐसा क्या जादू हुआ है, ऐसा क्या मैजिक या मिरेकल हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। अब वैनपेंग ने तो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया था, तो वैनपेंग तो कुछ जानता ही नहीं था मोती के बारे में। लेकिन वैनपेंग ने उन्हें ऐसे ही बताया कि जैसे उसे भी कुछ पता नहीं है। उसने जादू की बात से सरासर मतलब एकदम या बिल्कुल ही इनकार किया। इनकार करना मतलब मना कर देना। उसने मना कर दिया। बेटे ने भी वो भी अनजान बना रहा। जब बदमाशों ने उन्हें बहुत धमकाया मतलब उन्हें बहुत डराया, डराने के बाद भी जब वो नहीं डरे तो उन बदमाशों ने क्या किया, उन बदमाशों ने उनके घर में सारे सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। तलाशी लेना मतलब उन्होंने पूरे घर में सर्च करना शुरू कर दिया। बदमाश उनकी पेटियों को खोल खोल कर सारे कपड़े झाड़ झाड़ कर देखने लगे कि कहीं इनमें कोई गहने, जेवरात, सोना वगैरह ना हो। जो वहां बदमाश आए थे, जो गूंस उसने भेजे थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके पास बॉक्सेस थे सारे बॉक्सेस को खोला, ओपन किया और उसमें जितने भी कपड़े थे सबको ओपन कर कर झाड़ झाड़ कर देखना मतलब उनको सारी फोल्डिंग्स उनकी ओपन कर दी और देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद इनके पास कोई गहने मतलब कोई ज्वेलरी या कुछ जेम्स या गोल्ड वगैरह कुछ उनके पास होगा। अब वे रजाई गद्दे उलट पुलट कर देखने लगे, फिर वो उनके बेड को भी उलटने पुलटने लग गए मतलब हटा हटा कर देखने लगे। वेनपेंग जो अब तक शांत था घबराने लगा क्योंकि उसने वह नायाब मोती अपने तकिए में छुपा रखा था। कहाँ छुपाया था?
उसने अपने पिलो में छुपा रखा था, अपने तकिए में उस मोती को, वो जो एक पर्ल था उसके पास, उस पर्ल को उसने अपने पिलो में छुपा रखा था। तो जब सारे जो बदमाश हैं वो बिस्तर को मतलब उसके बेड को उलटने पलटने लगे, तब फिर वो थोड़ा घबरा गया कि ऐसा ना हो कि कहीं ये मोती उन्हें मिल जाए, क्योंकि मछली ने तो मना किया था कि किसी को बताना नहीं इस बारे में। तब उसने दो एक बार उधर नजर डाली कि कहीं बदमाश तकिया फाड़कर मोती न निकाल लें, और यही हो गई उसकी गलती। यही उसकी गलती थी। और एक बदमाश ने उसकी नजर का पीछा करते हुए उस तकिए को उठा लिया। जैसे ही उसकी नजर जो थी, वैन पेंग की नजर तकिए की तरफ गई, उसमें से एक बदमाश ने उसे देख लिया और उधर जाकर और तकिया उठा लिया। फिर उसने तलवार की नोक से उसे फाड़ दिया। फिर उसने क्या किया? फिर उसने वो जो तलवार था, तलवार से उसके पिलो को फाड़ दिया। रुई इधर उधर उड़ने लगी। जैसे ही उसने तलवार से उस पिलो को फाड़ दिया, उसकी रुई इधर उधर उड़ने लग गई थी। जो उसमें कॉटन था पिलो में, वो सारा कॉटन बिखर गया और इधर उधर उड़ने लगा, और वह मोती जमीन पर गिर पड़ा। वो जो पर्ल उसके अंदर छुपा था वो जमीन पे गिर गया। बदमाश कुछ समझ पाते इससे पहले ही लपक कर वैन पेंग ने मोती को उठाकर उसे निगल लिया। निगल लिया मतलब स्वेलो कर लिया। ओके, अपने गले में डालकर, अपने मुंह में डालकर उसे स्वेलो किया, उसे निगल लिया, ताकि वो मोती उन्हें ना मिले। है ना? जैसे ही वो मोती जमीन पर गिरा, उसने फटाक से मोती उठाया, जल्दी से उसने मोती उठाया और मुंह में डाला और निगल लिया। अब बदमाशों को लगा कि उसने कोई जादुई चीज उठाकर खा ली है, इसलिए उन्होंने वैन पेंग के चारों ओर से घेर लिया। वे उसे मार डालना चाहते थे। जैसे ही बदमाश जो थे उन्होंने देखा कि वैन पेंग ने कुछ तो मैजिकल थिंग थी, कुछ तो था जो उसने उठाकर खा लिया है। तो जो बदमाश थे उन लोगों ने वैन पेंग को चारों तरफ से घेर लिया। घेर लिया मतलब उसके चारों तरफ खड़े हो गए और वे उसे मार डालना चाहते थे। बेचारी माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अचानक उस झोपड़ी में घना कोहरा छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जैसे ही उसने वैन पेंग ने मोती उठाकर खाया, वैसे ही जो पूरा रूम था, पूरे रूम में घना कोहरा छा गया। कोहरा मतलब फॉग। पूरा जो रूम था वो फॉग से भर गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी वहां हरी हरी भयानक रोशनी चमकने लगी। हरी हरी मतलब ग्रीन कलर की। ओके, ग्रीन कलर की, भयानक मतलब डेंजरस। भयानक रोशनी चमकने लगी। रोशनी, लाइट। यह रोशनी कुछ और नहीं बल्कि वैन पेंग की आंखों की चमक थी। ये जो लाइट आ रही थी, ये जो रोशनी थी, ये क्या थी? ये वैन पेन की आंखों से आ रही थी। वो जो शाइन थी, उसकी जो आईज थी एकदम ब्राइट ग्रीन शाइनी हो गई थी, जो लगातार जलती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बर्न हो रही हैं, जल रही हैं। बदमाश जितना वैन पेंग की ओर देखते, उतना उनके भीतर एक अजीब सा डर समाने लगता। अजीब सा मतलब एक डिफरेंट तरीके से वो लोग बहुत ही स्कैर्ड हो गए। जैसे ही उन्होंने उसको देखा, वो बहुत ही स्कैरी लग रहा था, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था उन्हें। वे वैनपेंग की आंखों की तेज हरी रोशनी के सामने डर से कांपने लगे। वो लोग शिवर होने लगे, वो लोग डरने लगे। जैसे ही उसकी आंखों से वो ग्रीन ब्राइट जो है लाइट निकलने लगी, वे अपने आप को भीतर से बहुत कमजोर और असहाय सा पाने लगे। असहाय मतलब जिसे सहायता की जरूरत होती है, जिसे हेल्प की जरूरत होती है। कमजोर मतलब वीक। उन्हें लगा कि वो अंदर से बहुत ज्यादा उन्हें वीकनेस फील होने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि यार हमें किसी हेल्प की जरूरत है। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे
क्या करें। इधर वैन पेंग खुद भी हैरान था। उसके भीतर कुछ अजीब सा परिवर्तन आने लगा था। जैसे ही वैन पेंग ने वो जो मोती खाया था, उस मोती के कारण वैन जो बदमाश थे, वो बदमाश तो डर ही रहे थे, लेकिन वैन पेंग के खुद के अंदर भी कुछ डिफरेंटली कुछ चेंजेस आने लगे। क्या चेंज आने लगे? उसे अब किसी भी गुंडे बदमाश से डर नहीं लग रहा था। वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसको आ रही थी और उसे किसी भी बदमाश से उनसे डर नहीं लग रहा था। उसे बेहद गर्मी लगी। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और उस झोपड़ी में उसका दम घुटने लगा। उसे सफोकेशन होने लगा। वो जो छोटी सी झोपड़ी जहां वो रहता था, उस छोटी सी झोपड़ी में उसे सफोकेशन होने लगा। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। जैसे ही वह बाहर जाने लगा, वे बदमाश उसके रास्ते से खुद ही हट गए। जैसे ही वो बाहर की ओर जाने लगा, बदमाश अपने आप साइड हो गए। उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ा। बाहर आकर वैनपेंग ने एक गहरी सांस ली, मानो बाहर खुले वातावरण की सारी हवा वह अपने भीतर समा लेना चाहता हो। भीतर मतलब अपने अंदर। उसने डीप ब्रीथ ली। उसने ब्रीद इन किया तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ अपने अंदर ले लेना चाहता है। अचानक उसे बहुत प्यास लगी। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी। वो थर्स्टी फील करने लगा। तब क्या हुआ? उसे बहुत प्यास लगी और वह सीधा मिन नदी के किनारे पहुंच गया। जो मिन नदी थी वहां पर वो जल्दी से गया और उस रिवर साइड पर वहां पहुंच गया। वह चुल्लू भर भर कर पानी पीता। चुल्लू भरना मतलब चुल्लू किसे कहते हैं? हम जब अपने दोनों हैंड जो है ज्वाइन कर लेते हैं पाम्स अपने, तो उसमें पाम्स में जितना पानी आता है उसे कहते हैं चुल्लू। तो वो चुल्लू भर भर कर अपने पाम से जो है पानी पीता रहा, पर उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी। ऐसा लगने लगा कि मीन नदी का पानी लगातार कम होता जा रहा है। अब जब उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगी, उसे बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगा, तो वो बाहर आया। बाहर आया तो उसे बहुत प्यास लगने लगी, तो वो पानी पीने के लिए मीन नदी पर गया। पर मीन नदी पर जाकर जब वो पानी पीने लगा, तो उसे ऐसा लगा कि उसकी प्यास नहीं बुझ रही है, बल्कि मीन नदी का जो पानी है वो कम होता जा रहा है। फिर भी वह पानी पीता रहा। पानी पीते पीते अचानक उसने अपनी परछाई नदी के पानी में देखी, तो वह डर के मारे चीख पड़ा। जैसे ही वो पानी पी रहा था, तो उसकी जो बॉडी का रिफ्लेक्शन जो है, उसकी शेडो जो है, उसने रिफ्लेक्शन अपना पानी में देखा। पानी में जैसे ही उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, वो डर गया और जोर से चीख पड़ा। चीखना मतलब स्क्रीम करना। वो जोर से चीख पड़ा। वहां तो वैन पेंग की जगह एक बहुत बड़ा ड्रैगन खड़ा था। क्या खड़ा था? ड्रैगन खड़ा था। उसकी आंखें लाल पीली अंगारों जैसी जल रही थी। अंगारों जैसी मतलब एकदम फायर की तरह रेड और येलो दिख रही थी उसकी आईज। बड़ी बड़ी भयानक थी वे आंखें। साथ ही उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती गई और उसके सिर के सारे बाल झड़ गए। बालों की जगह हरी हरी पपड़ियां दिखाई दे रही थी और उसके नाखून मुड़कर किसी हिंसक जानवर के पंजे बन गए थे। जैसे ही वो बाहर आया, पानी पीने लगा, तो उसने अपनी बॉडी का रिफ्लेक्शन नदी में देखा। नदी में देखा तो वो डर गया। वो जोर से चीखा। क्यों? क्योंकि उसे वहां एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई दिया, जिसकी आंखें रेड और येलो एकदम फायर की तरह से जल रही थी। बड़ी बड़ी भयानक आंखें जो बहुत बड़ी थी और बहुत ही स्कैरी थी, डरावनी थी। साथ ही उसकी गर्दन जो थी वो भी लंबी होने लगी थी। उसके सिर के सारे बाल झड़ गए थे। सारे हेयर फॉल हो गया था उसका। बालों की जगह हरी हरी पपड़ियां दिखाई दे रही थी। उसके जो बाल थे उसकी जगह भी उसे
ग्रीन ग्रीन कलर से स्किन दिखाई देने लगी। उसके जो नेल्स थे, नाखून थे, मुड़कर किसी हिंसक जानवर की तरह हो गए थे। उसके जो नेल्स थे, वो भी जो है थोड़े से मुड़ गए थे। जैसे होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के जैसे होते हैं, वैसे ही उसके जो नाखून थे, वो मुड़ गए थे और उसके हाथों की जगह बन गए थे पंजे। जैसे ही उसने सांस छोड़ी, वहां धुएं का एक बड़ा सा गुबार निकला। अब वैनपेंग का आकार बदल चुका था। जैसे ही वैनपेंग ने अपने मुंह से सांस छोड़ी, जैसे ही उसने ब्रीद आउट किया, बहुत ज्यादा धुएं का गुबार निकला। धुएं का गुबार मतलब बहुत ज्यादा से एकदम धुआं निकला और वैनपेंग का आकार अब पूरी तरह से चेंज हो गया था। जब से वैनपेंग झोपड़ी से बाहर निकला था, तब से उसकी माँ उसके पीछे पीछे निकलकर सब कुछ देख रही थी। वह भी खुद हैरान थी। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही वैनपेंग जब से बाहर निकला था, उसकी जो माँ थी बहुत परेशान हो रही थी कि ये उसके बेटे को क्या हो गया। उसका प्यारा सा जो बेटा है, कैसे एक इतने बड़े ड्रैगन में चेंज हो गया। वो बहुत ही सरप्राइज थी उसको देखकर कि ये क्या हो गया। लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे को ड्रैगन में बदलते देख वह फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही उसने देखा कि उसका जो बेटा है वो ड्रैगन में चेंज हो गया, तो वो बहुत रोने लगी। चीन में ड्रैगन को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। चीन में जो है ड्रैगन को गुड लक माना जाता है। सौभाग्य मतलब गुड लक। तो चीन में ड्रैगन को गुड लक माना जाता है। वहां के लोग अपने घरों में ड्रैगन के चित्र व आकृतियां रखना शुभ मानते हैं। आकृतियां मतलब जो स्क्रिप्चर्स होते हैं या फिर जो पिक्चर्स होती हैं, वो रखना जो है बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं, उसको गुड लक मानते हैं। लेकिन वेनपेंग की माँ को अपने बेटे को खोने का भारी दुख था। उसे ड्रैगन को वहां पे गुड लक तो मानते ही हैं, लेकिन वेनपेंग की जो माँ थी उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया था। इधर वेनपेंग मन से पूरी तरह से ड्रैगन नहीं बना था। उसका मन बार-बार अपनी माँ के पास रहने के लिए मचल रहा था। वैनपेंग जो था अब ड्रैगन बन गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका जो हार्ट था, उसका जो मन था, वो फिर भी अपनी माँ के पास जाने के लिए उसकी जो फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स उसकी खत्म नहीं हुई थी। वो चाहता था कि वो अपनी माँ के ही पास रहे, लेकिन उसका आधा मन, जो कि ड्रैगन बन चुका था, आकाश में अपने ड्रैगन देश में जाने के लिए व्याकुल हो रहा था। व्याकुल होना मतलब बहुत ईगरली वो चाहता था कि वो अपने जो ड्रैगन कंट्री है, ड्रैगन कंट्री में चला जाए। कहीं तो उसके पास थोड़ी सी फीलिंग्स थी, जो चाहता था कि अपनी माँ के पास रुके, लेकिन कहीं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसको ये भी आ रही थी कि अब वो ड्रैगन है, तो उसे ड्रैगन कंट्री में जाकर ही रहना चाहिए। आखिर ड्रैगन की जीत हुई। ड्रैगन में बदला वैनपेंग अब अपने ड्रैगन देश जाने के लिए उड़ने लगा, तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसे अपनी माँ से अलग होने का भारी दुख था। वह अपने को रोक न सका। जैसे ही आखिरकार जो हुआ, उसका जो ड्रैगन मन था, उसके ड्रैगन वाली जो फीलिंग्स थी, वो ज्यादा आगे आई, वो जीत गई और वो अपने ड्रैगन कंट्री की तरफ उड़ने लगा। लेकिन उसके मन में जो अपने माँ से दूर जाने का दुख था, इस वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वह आंसू नीचे जमीन पर गिरने लगे। आज भी वहां के लोगों का मानना है कि ड्रैगन बने वैनपेंग के आंसू
जहां जहां गिरे वहां वहां एक झील बनती गई। तो वो जो झील है, जो झीलें हैं वहां पर, जो लेक है, तो वहां के लोग ये मानते हैं कि जब वो वैन पेंग जो ड्रैगन बन गया था, जब वो अपने ड्रैगन कंट्री जा रहा था, तो उसकी माँ से दूर जाने का जो उसे दुख था, जो तकलीफ थी, उस वजह से उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, वही आंसू इतने बड़े थे, क्योंकि ड्रैगन का आकार बहुत बड़ा होता है। एक बच्चे का तो छोटा सा होता है, लेकिन ड्रैगन का आकार जो शेप होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसके आंसू भी उतने ही बड़े थे, है ना? तो इसीलिए जहां जहां उसका एक एक आंसू गिरा, वहां एक एक नई लेक या एक एक नई झील बनती चली गई। मिन नदी के आसपास की ऐसी सैकड़ों झीलें आज भी वैनपेंग की अपनी मां से बिछुड़ने की दुख भरी गाथा की प्रतीक बनी हुई हैं। तभी तो मिन नदी का वह इलाका 100 झीलों का प्रदेश कहलाता है। तो लोगों का वहां पे ऐसा मानना है, वहां की जो फोक टेल्स है उसमें ऐसा मानना है कि जब वो वैनपेंग ड्रैगन बन गया और अपनी माँ से बिछुड़ के जब वो दूर जाने लगा, तब जाकर उसकी आंखों से जो आंसू निकले, वही आंसू मीन नदी के आसपास झीलों में बदल गए, और वही झीलों के कारण उसे कहा गया 100 झीलों का प्रदेश। तो बच्चों, आपके चैप्टर 2 100 झीलें लोक कथा का एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म होता है। ठीक है, यहाँ कंप्लीट होता है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।